नमस्कार मित्रों, ज्ञान हब पर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की, जो 2026 में अभी शुरू हुआ फरवरी में ही। और इसके तहत क्या हुआ कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान पे हमला कर दिया। मैं इन सब की बात नहीं करने वाला यहाँ पे बहुत ज़्यादा। मैं बात करूँगा कुछ मुद्दों पे, जैसे कि ये जो युद्ध है इसका कारण आप सब जानते हैं, तो इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हम चर्चा करेंगे इसमें उन एक्टर्स की, उन शक्तियों की, उन संस्थाओं की जिसकी भूमिका इसमें है। हम बात करेंगे यूएनओ की इसके अंदर, भाई उसका क्या रोल चल रहा है इसमें। हम बात करेंगे नाटो की, हम बात करेंगे इसमें रूस की, हम बात करेंगे इसमें चाइना की, हम बात करेंगे इसमें इंडिया की स्टैंड की और इंडिया पे जो प्रभाव पड़ रहा है उसकी बात करेंगे। हम इसमें एक एंगल और देखेंगे, वो है मानवता का। मतलब जो मानवता है उसमें कितना जो झेल रही है, कितना आघात पहुंच रहा है उसको, इन सब बातों पे चर्चा करेंगे। यानी कि होलिस्टिक वीडियो होने वाली है, तो ये लंबी भी हो सकती है थोड़ी सी, तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखिएगा और चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। देखिए, ये जो युद्ध है क्यों हो रहा है, अगर एक पॉइंट में बोलूँ तो मैं, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कोई दूसरी महाशक्ति का ना होना। समझिएगा आप, अगर अभी क्या है कि अमेरिका के साथ एक और महाशक्ति होती, यानी कि जैसे कि रूस या रशिया जो है अपना, वो उतना ही स्ट्रांग होता जितना कि अमेरिका है, तो संभव था कि रूस कहीं ना कहीं ईरान के पक्ष में खड़ा हो जाता और अमेरिका ईरान पे हमला नहीं करता। यानी कि जो संघर्ष है कहीं ना कहीं वो एक ध्रुवीय विश्व बनने का संघर्ष है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि उसके सामने कोई खड़ा ना हो, ठीक है। आपने देखा होगा शीत युद्ध काल, कहीं ज़्यादा तनाव था इससे, पर दोनों शक्तियां कभी ऐसा कोई युद्ध नहीं लड़ती जो मानवता पे संकट खड़ा कर दे, क्योंकि एक पक्ष अगर अमेरिका होता था तो दूसरा कहीं ना कहीं रशिया यानी यूएसएसआर बन जाता था। परंतु स्थितियां बदल चुकी हैं। जो रूस है वो आर्थिक रूप से अमेरिका से कमजोर भी है, और यूक्रेन युद्ध में ऐसा उलझ चुका है कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया आर्थिक रूप से, और हथियार की जो उसकी क्षमता है वो अच्छी है, लेकिन वो सारा फोकस कहाँ लेके जा रही है उसको, यूक्रेन में। क्योंकि यूक्रेन पे जो युद्ध चल रहा है उसका, वो उसकी नेशनल इंटरेस्ट से कहीं ज़्यादा गंभीरता से जुड़ा हुआ है, रेदर देन अलग जो अदर इश्यूज है उनसे, क्योंकि बॉर्डर शेयर करते हैं हम लोग यूक्रेन के साथ, और उनका उद्देश्य है कि यूक्रेन भी किसी न किसी ने एक अच्छा खासा कंट्रोल होल्ड प्राप्त कर लेना। ईरान सेकेंडरी मुद्दा बन जाता है यहाँ पे। तो एक ध्रुवीय विश्व और बहुध्रुवीय विश्व या द्विध्रुवीय विश्व, ये सारे मुद्दे होते हैं। और हम क्या जो जी रहे हैं इस युग में, वो बोला जाए तो कहीं ना कहीं एक ध्रुवीय विश्व के अंदर क्या है कि बहुध्रुवीय दुनिया चल रही है। यानी कि अमेरिका सुपर पावर है, उसके अंदर बहुत सी क्षेत्रीय शक्तियाँ हैं, ठीक है। तो ये सारे मुद्दे हैं। अगर हम बात कर रहे हैं तो ये जो मुद्दे हैं हमने बात कर ली, इसमें हमारी जो इंडेक्स है वो, और भारत का, भारत में भी प्रवासी मुद्दा, ऊर्जा संकट, महंगाई, कूटनीति, ये सब बात करेंगे हम, रेमिटेंस की बात करेंगे, ठीक है। यानी कि यह युद्ध केवल मध्य पूर्व का नक्शा नहीं बदलेगा, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को मंदी की ओर भी ढकेल सकता है, इतनी क्षमता है इस युद्ध के अंदर, ठीक। और संक्षिप्त में हम देखते हैं इसमें, तो ये जो युद्ध था आपका 28 फरवरी 2026 को स्टार्ट होता है, और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान ने क्या किया, इजराइल ने ईरान के खिलाफ एक बड़े सैन्य कार्रवाई की घोषणा कर दी। अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हवाई हमले में क्या होता है कि ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं अयतुल्ला खमैनी, उनकी हत्या हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और इस युद्ध की अगर हम उद्देश्यों की चर्चा करें संक्षेप में, इसका उद्देश्य जो घोषित था वो था कि जो ईरान है वो परमाणु शक्ति बनाना है, उसको रोकना है, और दूसरा रिजिम चेंज, ईरान में रिजिम चेंज करनी है, ठीक। ये इसके उद्देश्य थे। हालांकि अब छिपे उद्देश्य क्या थे ये तो कोई बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि देखो रिजिम चेंज की बात जानते हो तो पहले ही दिन जब आक्रमण किया आपने, मैंने को मार दिया, तो रिजिम चेंज करने की कहीं ना कहीं करीब पहुंच गए थे आप। लेकिन कुछ और भी चीज चल रही थी इसमें, आइए देखते हैं इसमें क्या है वो। देखिए, जब खुमैनी की मृत्यु हो जाती है तो ईरान भी लेट क्या करता है, पलटवार करता है, और उसने क्या किया, इसीलिए जितने भी अमेरिकी बेस थे पश्चिम एशिया में, उन सब पे हमला कर दिया। एक काम ठीक है उसने, यानी कि जो युद्ध अभी इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा था, वो कहीं ना कहीं विस्तारित होकर पूरे खाड़ी क्षेत्रों में फैल चुका, ठीक है। हालांकि अच्छी बात ये थी कि उन लोगों ने जवाबी कार्रवाई नहीं करी इसमें, और युद्ध इतना बड़े स्तर पर होने से भी रुका हुआ है। और दूसरा काम क्या किया इस ईरान ने किया, हॉर्मुज एक चौक पॉइंट है, एक जल डमरू मध्य यानी स्ट्रेट है,
जो पर्शियन गल्फ को हिंद महासागर से आपकी जोड़ रही है, यानी कि अरब सागर से जोड़ रही है, जिसकी एक विंग है। ठीक है, अब ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस डमरू मध्य से दुनिया का 20% तेल जो है निकलता है। और भारत की बात की जाए तो भारत का जो 40% तेल है यहीं से आयात होता है। ठीक है, अब ये चौक पॉइंट था और कहीं ना कहीं ईरान ने इसको रोक दिया। इसलिए देखेंगे आप क्या हो रहा है कि पूरे वर्ल्ड में ऑयल क्राइसिस उत्पन्न हो रहे हैं। और ठीक है, इसके पीछे भारत का गैस संकट जल्दी दिखना भी शुरू हो चुका है, क्योंकि गैस मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, बहुत ज़्यादा तो नहीं पर अभी दिखाई देने लग गया कि आपको 25-30 दिन का वेटिंग लिस्ट मिल रहा है गैस बुक कराने पे। ठीक है, ये तो एक बात थी। अब देखिए, जो अमेरिका का घोषित लक्ष्य है और जो चीन की रणनीति है, थोड़ा समझते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने मेन मुद्दों पे। देखो, अमेरिका का घोषित लक्ष्य क्या था? शासन परिवर्तन, रिजिम चेंज था। ठीक, पर क्या कोई ये सोच रहा है कि केवल ऊपर से बॉम्बबारी करके, ड्रोन्स दाग कर आप ईरान में रिजिम चेंज कर देंगे? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपकी शायद भूल है, क्योंकि आपने इराक में, आपने सीरिया में, आपने कई ऐसी जगह भी किए हैं काम, और वहाँ तो आपने अपनी सीना उतार दी, फिर भी शायद आप सफल नहीं हुए रिजिम चेंज करने में। क्योंकि देखो, इराक की बात की जाए तो आपने वहाँ से ठीक है, वहाँ के लीडर खत्म कर दिए, सद्दाम को खत्म कर देते हैं, पर वहाँ क्या पनप जाता? आईएस, शायद उससे बड़ा खतरा जो पूरी विश्व के लिए क्या करता है, आतंकवाद का निर्यातक बन जाता है वो पूरा आईएस। वहीं आप अगर बात करते हो अफगानिस्तान की, आप रहते हैं तो ठीक है, जैसे आप जाते हैं तालिबान दोबारा आ जाता है। मतलब आप जीत कहीं नहीं रहे, कहीं ना कहीं आप केवल अव्यवस्था उत्पन्न कर रहे हैं। तो यानी कि शासन परिवर्तन का लक्ष्य इतना आसान नहीं है। आपको क्या करना होगा, फिर भी यहाँ जमीन पर उतरना होगा, यानी कि बूट्स ऑन द ग्राउंड्स, आपको जमीन पर अपनी सीना उतारनी ही होगी। और उसके बावजूद भी आप ये कंफर्म नहीं कर सकते कि आप वहाँ पे रिजिम चेंज करके अपने मन मुताबिक शासन को स्थापित कर लेंगे और वहाँ की ऑयल पे कंट्रोल कर लेंगे, जो आपका मेन उद्देश्य है। ठीक है, देखिए अब ईरान की बात की जाए, ईरान कोई छोटा देश नहीं है, वेनेजुएला नहीं है कि आप जाओ वहाँ पे थोड़ा ट्रुप्स भेजो, वहाँ के लीडर को उठा लो और काम हो जाए आपका। नहीं, ईरान के पास 8.5 करोड़ की पॉपुलेशन है। पहली चीज़, ईरान का जो भूगोल है बहुत दुर्गम है और पहाड़ी इलाके यहाँ पे। आपकी सेना जब ग्राउंड पे उतरेगी तो भी आसानी नहीं होगी, और जब बमबारी करे तब भी आसानी नहीं, क्योंकि वो बंकर्स के नीचे बहुत गहराई में अपने सैन्य अड्डे और जो सैन्य साजो सामान है रखे हुए, छिपा के लोग भी वहाँ रह रहे हैं। ठीक है, तो ईरान की रणनीति क्या है? ईरान अपने शाहीन ड्रोनों के माध्यम से हमले कर रहा है, जो सस्ते कर, और क्या कर रहा है वो, उससे आपको थका रहा है। यानी कि उसकी जो रणनीति है वो थकावट का युद्ध, यानी लंबे समय तक टिके रहना है ताकि पश्चिमी संसाधन खत्म हो और वे पीछे हटे। ठीक, ये ईरान की रणनीति है। तो ये सारी चीज़ें हम जो देख रहे हैं बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं। अब हम बात करेंगे उन मुद्दों की, उन एक्टर्स की जो इस वॉर में इन्वॉल्व हैं और प्रभावित हैं। ठीक, हम यहाँ बात ईरान की नहीं कर रहे, भी ईरान की बात हम करेंगे आगे मानवीय मुद्दों में। हम पहले बात करें नाटो की। नाटो विश्व का सबसे बड़ा सैन्य संगठन है या सैन्य गठबंधन है। इसमें 32 देश शामिल हैं, आप जानते हैं। ठीक है, और इसमें टर्की भी शामिल है। मैं टर्की का नाम अलग से इसलिए लिया क्योंकि आप जानते हैं कि जो टर्की है वो कहीं ना कहीं नाटो से थोड़ा इतर भी अपनी बातें रखता है या उससे अलग भी चलने का प्रयास करता है, इसलिए टर्की नाम लिया। ठीक है, आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जो नाटो है, अमेरिका उसका एक सदस्य है, लेकिन केवल एक सदस्य नहीं है, कहीं ना कहीं वो नाटो को लीड करता है। और जितने भी सैन्य अभियान होते हैं, सैन्य अभियान को कौन डिसाइड करता है भैया? वो सैन्य अभियान सारे अमेरिका ही डिसाइड करता है कि कहाँ पे हमला करना है और कितना करना है। बाकी सारे पिछलग्गू कितने 32 के 32 देश आ जाते हैं उसके साथ और वहाँ पे अपना अटैक करते हैं। ठीक, ये तो एक बात थी, लेकिन इस युद्ध में थोड़ा सा चीज़ें बदलेंगी। आपने देखा होगा शुरुआत में कि कहीं ना कहीं ब्रिटिश पीएम जो कीर स्टारमर हैं और साइप्रस और फ्रांस, इटली और भी बहुत से देश थे जिन्होंने कहा था कि हम युद्ध में भाग नहीं लेंगे और कहीं ना कहीं थोड़ी सी नाराजगी जाहिर की थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, आप देखेंगे कि इन लोगों ने क्या कहा कि भैया ठीक है, हम भाग तो नहीं लेंगे, लेकिन आप हमारे सैन्य अड्डों का उपयोग कर सकते हैं। तो इनडायरेक्टली वो भाग ले ही रहे हैं। इसके बाद दूसरे लोग आते हैं जैसे यूके, फ्रांस, जर्मनी और इटली।
इन्होंने युद्ध को लेकर गहरी चिंता जाहिर की है। इसके पीछे क्या रीजन है? इराक सीरिया, देखो यहाँ से एक शरणार्थी संकट उत्पन्न हुआ, ठीक है, और ये शरणार्थी कहाँ है? इराक और सीरिया के यूरोप में आ जाते हैं, ठीक है, और यूरोप में क्या होता है? शरणार्थी संकट उत्पन्न हो जाता है। अभी अगर ईरान की बात की जाए तो यहाँ से दो गुने शरणार्थी आएंगे, जो लगभग 2.25 करोड़ के आसपास हो सकते हैं। और अगर ये शरणार्थी संकट भी यूरोप में आके और दबाव उत्पन्न करता है तो यूरोप की केवल अर्थव्यवस्था चरमराएगी, बल्कि वहाँ का जो सामाजिक ताना बाना है, जो डेमोग्राफी है, वो भी बहुत ज़्यादा तेजी से बदलेगी, है ना, तो संकट बढ़ जाएगा। तो इसलिए वो इसके विरोध में भी है। और हार्मुज जो बंद हो रहा है उससे भी डर है इनको, क्योंकि ऊर्जा संकट आएगी और विनाशकारी मंदी का एक दौर चल पड़ेगा। तो ये लोग क्या चाहते हैं? फ्रांस, जर्मनी, इटली आदि ये कह रहे हैं युद्ध विराम होना चाहिए, सीज फायर होना चाहिए, युद्ध खत्म हो जाए। पर अमेरिका का थोड़ा सा हिसाब किताब अलग है। अब वो करो या मरो की स्थिति में आ चुका है। मान लीजिए वो मध्य पूर्व में युद्ध को बंद कर देता है, यानी कि ईरान वॉर को वो क्या करता है? बंद कर देता है। तो कहीं ना कहीं पूरे मध्य पूर्व में उसकी थूथू हो जाएगी, यानी कि उसकी जो कमजोरी है वो प्रकट हो जाएगी। एक काम तो हो जाएगा। दूसरा, इजराइल जो उसका क्लोज एलाई है, वो भी अमेरिका पे विश्वास कम कर देगा। रीजन ये कि भाई आप युद्ध करते करते अचानक आपने क्या कर दिया? हॉल्ट कर दिया, यानी सीजफायर कर दिया, तो उसको लगेगा कहीं ना कहीं धोखा हो गया उस साथ में। तो इसलिए नाटो में एक वैचारिक मतभेद चल रहा है, दरार चल रही है। अब आगे क्या होगा ये तो भाई समय बताएगा, पर अभी स्थिति कुछ ऐसी है। अब तुर्की की बात करते हैं स्पेशल। देखो, तुर्की एक जटिल स्थिति में पहुंच चुका है और आर्टिकल 5 का पेज भी उसके सर पे मंडरा रहा है। क्या है कि देखो, शक्ति संतुलन कूटनीति अपना रहा है। तो तुर्की नाटो का एकमात्र सदस्य है जिसका ईरान और के साथ सीमा शेयर होती है, यानी कि ये देखिए, देख रहे होंगे आप इमेज में, इधर ईरान है और ये टर्की है, ठीक। अब मुद्दा ये है कि अमेरिका कह रहा है कि आपका जो टर्की का जो बेस है, वो एयरबेस है, इंसर्लिक एयरबेस, वो हमें दे दो, ताकि हम ईरान पे क्या कर सकें? कार्रवाई कर सकें, प्रभावी कार्रवाई होगी यहाँ से, क्योंकि सीमा शेयर कर रहा है, अटैक करना आसान है यहाँ से आपके लिए। अब टर्की क्या चाह रहा है कि भैया वो ऐसा ना करें, लेकिन यहाँ एक मुद्दा आता है आर्टिकल 5 का। अब देखना कि लागू होता है कि नहीं होता। ठीक है, आर्टिकल 5 क्या है? जब भी किसी नाटो देश पे कोई आक्रमण होता है, बाह्य आक्रमण होता है, तो सारे नाटो देश मिलकर क्या करते हैं? उस पर अटैक करते हैं, आक्रमणकारी पे, ठीक। अब ईरान के केस में देखते हैं, ईरान ने किया क्या? ईरान ने कतर, बहरीन के अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया। हालांकि ये जो हमले कतर, बहरीन में केवल नहीं है, यूएई, सऊदीया, मतलब जितने भी नाटो बेस है वहाँ पे, अमेरिकी बेस, सब पे हमले हुए हैं, जो कि अमेरिकी संप्रभु जमीन नहीं है। लेकिन ये ठीक है, अमेरिकी बेस है, नाटो बेस है, नो डाउट, पर वो जो बेस है वो अमेरिका का संप्रभु इलाका नहीं है। जब वो अमेरिका का संप्रभु इलाका नहीं है तो आर्टिकल 5 भी वहाँ सीधे लागू नहीं होता, ठीक। क्योंकि यदि मिसाइल तुर्की या यूरोप पर गिरती तो पूरा नाटो युद्ध में उतरने के लिए बाध्य होता, परंतु ऐसा तो हुआ नहीं है। वो एक सैन्य बेस था किसी कंट्री में, ना कि कोई संप्रभु एरिया था, ठीक। तो इसलिए अभी डायरेक्टली कोई ऐसा प्रेशर नहीं टर्की के ऊपर कि वो इसमें कूदे, जब तक कि ईरान किसी नाटो कंट्री पे डायरेक्ट अटैक नहीं कर देता, ठीक। ये तो नाटो का मुद्दा चल रहा है, आपने देखा भी जो। अब आती चीन की बारी आती है। देखो, चीन और ईरान क्लोज एलाई हैं, हम सब जानते हैं, और कूटनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से भी दोनों आपस में बहुत घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। चीन क्या है? एक बड़ी इकोनॉमी है, फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, डेवलपिंग इकोनॉमी है। तो चीन को क्या चाहिए? ऑयल चाहिए। क्या चाहिए? ऑयल चाहिए। और इससे बदले ईरान को मिलता है मनी, यानी कि डॉलर मिलता है उसको, ठीक है। तो इस तरह दोनों ही एक दूसरे की क्या कर रहे हैं? आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। देखो, अब 3 मुद्दे देखते हैं। ऊर्जा और व्यापार। चीनी अर्थव्यवस्था ईरानी तेल पर अत्यधिक निर्भर है ना। और हार्मुज जल नंबरों मध्य बाधित होने से सप्लाई चेन बाधित होगी और चीन को सीधा नुकसान होगा। इसलिए आपने देखा होगा ईरान ने क्या कहा कि जो आपका हार्मुज है वहां से चाइना का जो भी ऑयल टैंकर है वो जा सकता है, रशिया का जा सकता है, ठीक है। पर उसने एक बात बोली, जो भी अमेरिका या इजराइल का एलाई है, उनका मित्र देश है, उनके टैंकर यहां से जा नहीं सकते।
एक बात ये थी। अब रणनीतिक हित की बात की जाए तो हम सब जानते हैं चीन क्या कर रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI का निर्माण कर रहा है और ये विश्व की सबसे बड़ी इंफ्रा प्रोजेक्ट है, इंफ्रा परियोजना है और ईरान इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट पे आता है। ठीक है, और ऐसे में अगर ईरान अव्यवस्थित हो जाता है, अनियंत्रित हो जाता है या किसी गलत हाथों में चला जाता है जो चीन का विरोधी है, तो संभव है कि इसकी जो BRI योजना है वो बाधित हो सकती है, वो अटक सकती है, उसका अरबों खरबों डॉलर का जो निवेश है वो डूब सकता है। अब चीन क्या कर रहा है इसमें, देखो चीन एक व्यापारिक कंट्री के रूप में व्यवहार कर रहा है, मतलब चीन कोई सीधा सैन्य हस्तक्षेप नहीं कर रहा, उसे बच रहा है और आगे भी बचता रहेगा। लेकिन वो कर क्या रहा है, तो फिर ईरान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कूटनीतिक समर्थन प्रदान कर रहा है, आर्थिक लाइफलाइन और तकनीकी मदद मुहैया करवा रहा है। यानी कि आप देख सकते हैं कि चीन कहीं ना बैकडोर से ईरान की हेल्प कर रहा है, डायरेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि देखो डायरेक्ट हेल्प करेगा तो इसका मतलब है कि इन्वॉल्व हो जाएगा युद्ध में, और चीन जैसा देश कभी युद्ध में इन्वॉल्व नहीं होना चाहेगा, क्योंकि क्या चाहता है, अपना हित चाहता है, अपना भला चाहता है। अब आती है बात रूस और ब्रिक्स की। देखिए रूस, ब्रिक्स है ना, हम पहले बात करते हैं रूस की। रूस बटा हुआ है लेकिन महत्वपूर्ण सहयोगी भी है, यानी कि हम देखेंगे दोनों ही देश जो हैं, ईरान और रूस, बहुत ही मजबूत सैन्य संबंधों में जुड़े हुए हैं। अब समस्या ये है कि जो रूस के संसाधन वो यूक्रेन के युद्ध में जो है फंसे हुए हैं और वहीं कहीं ना कहीं उसका संसाधन बर्बाद हो रहा है। तो इसलिए क्या किया रूस ने, प्रत्यक्ष सेना तो ईरान के पक्ष में नहीं भेजी और ना ही कोई प्रत्यक्ष हथियार भेजा है, लेकिन वो कर क्या रहा है, बजाय इसकी खुफिया जानकारी साझा कर रहा है और कूटनीतिक बचाव भी कर रहा है इसका, और आगे भी करता रहेगा ताकि अमेरिकी प्रभाव को रोका जा सके। आप लोगों ने एक बात नोट करी होगी, ये ईरान से अगर कोई मिसाइल जाती है तो पिन पॉइंट अटैक कर रही है, जहां पे उसको करना चाहिए एकदम एग्जैक्ट वही लोकेशन मिल रही है, अटैक कर रही है। यानी कि कहीं ना कहीं से जो रूस है वो ईरान की जो मिलिट्री है उसको कोऑर्डिनेट्स दे रहा है, भैया आप यहाँ अटैक करो, अपने मिसाइल में कोऑर्डिनेट सेट करो आपकी एकदम, क्योंकि हमने क्या देखा, ईरान की मिसाइल पिन पॉइंट अटैक करे, जहाँ वो करना चाहती है वहीं कर रही है। अब ईरान की सैटेलाइट इतनी सक्षम नहीं है कि वो ऐसा कर सके, तो कहीं ना कहीं ये डाउट है लोगों में कि रशिया उसको कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड करवा रहा है, खुफिया सूचनाएं प्रदान कर रहा है। ठीक, अब बात आती है ब्रिक्स की और ग्लोबल साउथ की। जो ब्रिक्स है, देखिए ईरान भी ब्रिक्स का सदस्य है और एक महत्वपूर्ण सदस्य है। अब मुद्दा है कि क्या रूस, चीन, भारत, दक्षिण अफ्रीका अपने सदस्य के बचाव में उतरेंगे, क्योंकि जो ईरान भाई ब्रिक्स का सदस्य है तो सब एक ही सदस्य हो गए, एक ही बॉडी के अंग हो गए। तो अगर हम बात करें इसमें दक्षिण अफ्रीका की, क्योंकि हमने रूस और चीन की बात कर ली है, बात करेंगे, तो ये तटस्थ रुख अपना रखा है, वो किसी भी पक्ष को नहीं ले रहे, वो पक्ष में हम लोग सीधी निंदा भी नहीं कर रहे और ईरान को भी कुछ नहीं कह रहे भैया, वो यही कह रहे भैया बातचीत करो और शांति से मुद्दे को सुलझा लो। ठीक, अब बात आती है यूएनसी की, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। देखो इसका उद्देश्य क्या था, शांति और व्यवस्था स्थापित करना, शांति व्यवस्था। पर क्या ये अपने इस उद्देश्य में कभी सफल हुआ है, या इसके लिए उसने कभी कुछ किया है? नहीं। अगर हम बात करें ना यूएनसी की, तो ये जो 5 वीटो पावर है, ये 5 जो वीटो पावर है, ये इन्हीं की इशारे पर नाचता है, और उसमें 5 में छोड़ भी दिया जाए तो एक आता है यूएसए, एक आता है रशिया। ठीक है, इन्हीं दोनों देशों ने क्या किया, इस सुरक्षा परिषद की जो भूमिका थी उसको क्या कर दिया, लगभग शून्य कर दिया, क्योंकि हमेशा एक पक्ष रशिया बन जाएगा और एक पक्ष अमेरिका बन जाता है, और दोनों कोई प्रस्ताव पारित नहीं होने देते। यहाँ क्या चल रहा है, वीटो पावर का खेल चल रहा है। अमेरिका की बात की जाए तो इजराइल या अपने विरुद्ध, यानी इजराइल या अमेरिका के खिलाफ कोई निंदा प्रस्ताव या युद्ध विराम का प्रस्ताव आता है, सीजफायर का प्रस्ताव आता है, तो तुरंत क्या करते हैं, उसमें वीटो का उपयोग कर लेते हैं। इसी प्रकार रूस और चीन क्या करते हैं, ईरान के खिलाफ किसी भी अमेरिकी प्रस्ताव को वीटो कर देते हैं। तो यानी कि यूएनसी की जो भूमिका है वो क्या हो गई, जीरो हो चुकी है भैया, कोई भूमिका नहीं रह गई है। परिणाम क्या हो रहा है, शांति स्थापित करने वाली मुख्य संस्था पूरी तरह पंगु यानी पैरालाइज्ड हो गई है और मूक दर्शन बन के रह गई, और आगे भी कुछ ऐसी भूमिका इसकी होने वाली है। ठीक, अब थोड़ा सा हम और बात करते हैं यूएनओ की। तो यूएनओ में 3
इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहला सुरक्षा परिषद यूएनसी है, इसका काम देखा शांति और व्यवस्था बनाए रखना, युद्ध रोकना है, लेकिन वीटो पावर ने क्या कर दिया, इसको विफल कर दिया। अब आती बात महासभा की। ये विश्व जनमत को दिशा देती है। इसका भूमिका क्या थी भैया, 193 देश और संस्थाएं जुड़ी हुई हैं इससे, तो उनको क्या दे, दिशा दे भैया क्या सही क्या गलत उस पर काम करें। लेकिन हो क्या रहा है, जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं यूएनओ के अंदर, महासभा के अंदर, वो केवल गैर बाध्यकारी प्रस्ताव, नॉन बाइंडिंग प्रतीकात्मक निंदा प्रस्ताव पारित करवा सकते हैं। इससे ऊपर कोई भूमिका नहीं है महासभा की। आप चर्चा कीजिए, बहस कीजिए, पर आप कभी यूएनसी यानी कि सुरक्षा परिषद पर कोई बाध्यकारी प्रस्ताव लागू नहीं कर सकते कि ऐसा होना चाहिए। केवल आप क्या है, मूक दर्शक हैं। मानवीय एजेंसियां बहुत सारी हैं, आप सब जानते हैं। तो ये क्या करती है, नागरिकों के अधिकार की रक्षा करती हैं। तो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा तो उनके बस की बात नहीं है। हालांकि घायलों को और शरणार्थियों को भोजन दवाएं देने तक ही सीमित हैं, उनकी भूमिका बहुत न्यूनतम ही रह गई है। ठीक, अब हमने ये सारी बातें करी संस्थाओं की, अब थोड़ा सा मानवीय त्रासदी की बात करेंगे और अंतिम बात करेंगे भारत की। ठीक, देखो मानवीय त्रासदी और पर्यावरणीय संकट दोनों की बात करते हैं। पहले मानवीय त्रासदी की बात की जाए तो यूएनएचआरसी, WHO और यूनिसेफ, ये सबसे महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं जो मानवाधिकार की रक्षा में आगे आती हैं। हमने इस युद्ध में क्या देखा, नागरिक जब बुनियादी ढांचों नष्ट होने से भारी विस्थापन हो रहा है। अभी अमेरिका और इजराइल की वॉर में हमने देखा स्कूल भी नष्ट हुआ और सैकड़ों बच्चे भी मारी गई, हॉस्पिटल भी नष्ट हुए और घरों पे भी अटैक हुए, घर भी गिरे, शहर के शहर तबाह हो गए। तो क्या हुआ, इससे बुनियादी ढांचा जो नागरिकों के लिए बना गया था वो पूरी तरह नष्ट हो गया। और क्या समस्या उत्पन्न हुई, भारी विस्थापन की समस्या उत्पन्न हुई। ठीक, अब यूएनओ की भूमिका केवल लाखों शरणार्थियों को टेंट और चिकित्सा देने तक सिमट गई है, जबकि इस भूमिका क्या होनी चाहिए थी, युद्ध ना हो पाए, शांति बनी रहे, जो विवाद है उसका शांतिपूर्ण समाधान हो जाए। तो मानवीय संकट तो गंभीर हो चुका है। अब आती है IAEA की बात, जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, और इस चेतावनी क्या दे रही है, ईरान के परमाणु ठिकानों पर भारी बमबारी से पूरे मध्य पूर्व में रेडिएशन फैलने का बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो चुका है, और जो पर्यावरणीय और मानवीय दोनों है। अगर पर्यावरणीय खतरों की बात की जाए तो जो इजराइल और इसने अमेरिका ने क्या किया, अभी ईरान के ऑयल डिपो पे अटैक किया, बहुत भयंकर अटैक किए। इससे हुआ क्या, जो वहाँ के ऑयल टैंक डिपो थे वो नष्ट हो गए और वहाँ से ऑयल निकल के नालियों में बह रहा है, जिनमें आग लगी पड़ी है। और यही नहीं, जो ऑयल इतना ब्लास्ट हुआ, इसमें ऑयल के पूरे बादल छा गए धुएं, और पूरे ईरान पे क्या हो रही है, तेल की बारिश हो रही है, स्थिति ग्रीन हो रही है, जो बहुत ही अमानवीय स्थिति उत्पन्न कर रही है। लोगों के ऊपर वो पड़ रही है तो उनको बहुत सी बीमारियां, समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। यानी कि तेहरान में लोगों को सांस लेना मुश्किल हो चुका है ना। तो ये स्थिति बहुत ज़्यादा भयावह हो चुकी है। तो मानवीय त्रासदी, पर्यावरणीय खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब बात करेंगे हम भारत की। ठीक, ये आपके लिए चाहे इंटरव्यू क्वेश्चन बने, मेंस का क्वेश्चन बने, पूछा जाएगा कि भाई ईरान और अमेरिका इजराइल युद्ध का भारत में क्या प्रभाव पड़ने वाला है या क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसका भारत का जो प्रभाव 360 डिग्री प्रभाव है, मतलब पूरा चौतरफा प्रभाव, कहीं से बच ही नहीं रही। इससे आपके ऊपर ऊर्जा संकट उत्पन्न हो गया है, आपके रुपए में गिरावट आ रही है, खाड़ी देश में भारतीय यानी प्रवासी सुरक्षा का संकट है, रणनीतिक हित आपके प्रभावित हो रहे हैं। यानी कि भारत के लिए जो यह युद्ध है केवल दूर की घटना नहीं है, बल्कि एक सीधा घरेलू संकट है जो आपको बहुत तंग करने वाला है, बहुत परेशान करने वाला है। और आपने भी देखा भी होगा, जो गैसेस हैं, आपकी LPG सिलेंडर है, जो नेचुरल गैस है, उसमें बहुत दिक्कत उत्पन्न हो रही है, दिखाई भी देने लगे लोगों को, क्योंकि सिलेंडर के लिए जो वेटिंग लिस्ट है लगभग 25 दिन की बन चुकी है। अगर आज आप बुक करवाते हैं तो आपको अगला सिलेंडर 25 दिन के बाद मिलेगा। तो ये अपने आप में संकट का जो आहट है वो बता रही है। ठीक है, भारत की बात करें पहले ऊर्जा संकट अगर उत्पन्न होता तो क्या हुआ, हम सब जानते हैं भारत लगभग 80% ऑयल, ठीक है, ऑयल क्या करता है, इंपोर्ट करता है, आयात करता है। यानी कि भारत में कच्ची तेल की ज़रूरतों का 80% आयात करता है। सप्लाई चेन टूटने से पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है। देखिए एग्जाम्पल देखिए, जब ये युद्ध शुरू हुआ था, वॉर शुरू से पहले कम से कम लगभग $65 प्रति बैरल ऑयल था।
और आज ये बढ़कर $95 प्रति बैरल हो चुका है। ठीक, यानी कि $30 ऑयल के रेट में वृद्धि हो चुकी है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये कहीं $100 तक पहुंच जाता है, $100 ऑयल की प्राइस हो जाती है प्रति बैरल, तो निश्चित रूप से भारत में जो तेल है उसकी कीमत लगभग ₹10 के आसपास बढ़ सकती है। ठीक है, ये दिक्कत है। अब ऑयल की जब कीमत बढ़ती है तो केवल ऑयल की कीमत नहीं बढ़ती। अब देखिएगा, सबसे पहले आपके रुपए में गिरावट आएगी, क्योंकि आयात बिल चुकाने के लिए डॉलर की मांग बढ़ेगी, जिससे भारतीय रुपया भारी दबाव में आ जाएगा। एक चीज़, आपके जो घरों की मुद्रास्फीति है, डोमेस्टिक इन्फ्लेशन है, यानी कि सब्जी जो ट्रकों से आ रहा है, अनाज ट्रकों से आ रहा है, तो आपकी घरेलू मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी, लिविंग स्टैंडर्ड गिर जाएगा इस हिसाब से। रीज़न ये है कि जब मुद्रास्फीति बढ़ती है तो आपको उसी सुविधा के लिए, उसी सेवा के लिए, उसी वस्तु के लिए जो पहले मूल्य चुका रहे थे उससे ज़्यादा मूल्य चुकाना पड़ेगा। यानी कि आपकी जो सैलरी थी ऑटोमेटिकली कम हो गई बिना कम किए, क्योंकि आप अगर पहले 40,000 में फॉर एग्जाम्पल कोई 100 चीज़ खरीद पा रहे थे, अब वो घट के 80 हो गई। इसका मतलब ये है कि एक तो, या ये कहें कि मुद्रास्फीति बढ़ गई, या आप ये कहें कि आपकी सैलरी 20% कम हो गई मुद्रास्फीति के चलते। तो दोनों मुद्दे आते हैं यहाँ पे। अब तीसरा, सप्लाई चेन और माल का मुद्दा आता है। वैश्विक शिपिंग कंपनियों को केप ऑफ गुड होप यानी कि दक्षिण अफ्रीका का लंबा रास्ता लेना पड़ रहा है। देखिए, पहले क्या हो रहा था, पहले ना कोई भी ऑयल आपको चाहिए, यहाँ से गया उठाया ले आए। अब यहाँ से ऑयल चाहिए तो पूरा अफ्रीका घूम के और हज़ारों किलोमीटर एक्स्ट्रा आपकी जो शिपिंग है, आपकी जो वेसल हैं वो तय कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं आपका जो ईंधन खपत है वो बढ़ गई, आपकी माल ढुलाई का समय बढ़ गया, आपका लागत बढ़ गई, आपकी इंश्योरेंस बढ़ गया आपका। तो इससे क्या हो रहा है, इससे भी महंगाई बढ़ रही है भारतीय बाजारों में। तो संकट तो है ना आपकी सामने आ रहा है, तो कोई कुछ भी कहता रहे, केवल महंगाई का मुद्दा नहीं है। अब आता है प्रवासी संकट, ये भी अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है भारत के लिए। इससे कई कारण हैं। देखो, अगर हम बात करें भारतीयों की, तो वहाँ से हम इवैक्यूएशन करना पड़ेगा, एयरलिफ्ट करना पड़ सकता है, या कुछ भी करना लेने के आना पड़ सकता है ऐसी अगर बढ़ती है तो। हम जानते हैं कि 80 लाख भारतीय क्या हैं, पूरे पश्चिम एशिया में रहते हैं। यूएई, सऊदी अरब, कतर, ओमान में 80 लाख से अधिक भारतीय काम करते हैं। अब क्या अमेरिकी ठिकानों पर ईरानी हमलों के कारण क्या हुआ, इन नागरिकों की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। भारत को बड़े पैमाने पर निकासी अभियान चलाने पड़ेंगे। ठीक, ये केवल एक मुद्दा नहीं है। दूसरा मुद्दा क्या था, रेमिटेंस का आता है। भारत सबसे बड़ा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश है। आपने वर्ल्ड बैंक की बहुत बार रिपोर्ट पढ़ी होगी, और हर साल क्या होता है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में यही आता है कि जो भारत है वो रेमिटेंस के मामले में कौन से नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे है। तो सोचिए, जो 80 लाख में से लाखों जो प्रवासी अगर भारत वापस आ जाते हैं तो क्या होगा, उनके द्वारा भेजी जाने वाली जो मुद्रा है, जो डॉलर है, उसकी मात्रा क्या होगी, गिर जाएगी। तो भारत को रेमिटेंस का लॉस होगा। एक चीज़, जो लोग वहाँ जॉब कर रहे हैं, जो भारत वापस लौट के आएंगे तो उनके लिए रोजगार संकट भी उत्पन्न होगा, और जो यहाँ भारतीय रहते हैं उनके पास वैसे ही रोजगार की कमी है, तो उस पर दबाव और बढ़ जाएगा। एक मुद्दा ये भी बहुत बड़ा हो सकता है। अब आगे देंगे तो भारत का रणनीतिक लॉस क्या हो सकता है इसमें। देखो, ईरान भारत के लिए बहुत तरीके से महत्वपूर्ण है। फिर ऊर्जा नहीं, ऊर्जा तो एक पक्ष है इसका, प्रवासी भी है इसमें, और उनमें से बढ़ के क्या है, ये हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट था। हमें पता है कि क्या हुआ, यहाँ पे चाबहार पोर्ट है अपना जो डेवलप करा है भारत, और इससे क्या करें, हम बॉम्बे और कलकत्ता से चाबहार पे जा सकते थे, और हम पाकिस्तान को बाईपास करते हुए भी अफगानिस्तान, ईरान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से होते हुए क्या पहुँच जाते हैं, मध्य एशिया में पहुँचते थे, सेंट्रल एशिया में पहुँचते थे। तो ये रूट हमारा क्या हो गया, बंद हो सकता है। इसका लाभ ये था, हमें पाकिस्तान की जरूरत नहीं थी मध्य एशिया जाने के लिए। हम क्या करते, चाबहार से होता हुआ भी मध्य एशिया जा रहे थे, पर बहुत दिक्कत उत्पन्न हो रही है इसमें, क्योंकि अगर हमारे चाबहार पोर्ट पे कोई मिसाइल गिरती है, चाहे वो इजराइल की हो, अमेरिका की हो, या किसी की भी हो, तो लॉस तो हमें ही होना है, और बड़ा लॉस होना है। हालांकि इजराइल और अमेरिका ने एक बात एश्योर करी है कि वो चाबहार पोर्ट पे अटैक नहीं करेंगे। फिलहाल तो ठीक है, पर वॉर है
इसमें कुछ भी निश्चित नहीं होता। ठीक, यानी कि इस युद्ध से ये परियोजना जो भविष्य है उसका खटाई में पड़ सकता है और मध्य एशिया के साथ भारत का सीधा संबंध या व्यापार होने का जो आरंभ होने वाला था वो ठप हो सकता है। आगे चलते हैं तो ठीक है, अब आते हैं भारत क्या कर रहा है इसमें। कूटनीतिक हमारे संबंध एक चुनौती उत्पन्न हो गई है, वो ये है कि अब संतुलन स्थापित करना, हमें क्या करना है, संतुलन स्थापित करना है। और ये बहुत ही बड़ी चुनौती की बात है। आप अगर इजराइल या अमेरिका की बात करते हैं, इजराइल और यूएसए की बात करते हैं, तो आपकी रक्षा और तकनीक इन पर निर्भर है। और आप ईरान की बात करते हैं, ऊर्जा और मध्य एशिया में पहुंच, तो ये सारा ईरान से जुड़ा हुआ है। तो दोनों ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमें क्या करना है, संतुलन की रणनीति अपनानी है। हमें किसी भी एक पक्ष को नहीं लेके चलना, हमें दोनों पक्ष को लेके चलना है। और यही अपील करनी है कि ये जो संघर्ष है इसको शांतिपूर्वक वार्ता के माध्यम से, कूटनीति के माध्यम से समाप्त किया जाए। ठीक, अब अगर निष्कर्ष से बात करें तो वर्तमान में क्या दिख रहा है, माइट इज राइट, यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस की स्थिति है। और ये संघर्ष एक ध्रुवीय बनाम बहुध्रुवीय का है। ये सिर्फ एक अमेरिका और ईरान का नहीं है, बल्कि अमेरिका अपना वैश्विक वर्चस्व कायम रखना चाहता है, जबकि रूस और चीन उसे चुनौती दे रहे हैं। ये लोग डायरेक्ट नहीं आ रहे, ईरान की पीठ पर की बंदूक चला सकते हैं ईरान। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, हमारा अपना इंटरेस्ट होना चाहिए। दूसरा, यूएन की विफलता हमें साफ दिख रही है इसके अंदर। जब महाशक्तियां सीधे शासन परिवर्तन के लिए युद्ध छेड़ती हैं तो अंतर्राष्ट्रीय कानून मूक दर्शन बन जाते हैं। और हम स्पष्ट देख रहे हैं कि यूएनओ पूरा जो धराशायी हो चुका है, उससे कोई रोल नहीं रह गया। अंतिम परिणाम क्या है, यदि युद्ध लंबा खिंचता है तो यह मध्य पूर्व के नक्शे को हमेशा के लिए बदल देगा और वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक गहरी मंदी में ढकेल देगा। तो ये युद्ध खत्म होना चाहिए। ये भारत ही नहीं केवल पूरे विश्व के हित में, सबके हित में यही है। जो बच्चे, जो महिलाएं या जो निर्दोष नागरिक मर रहे हैं वो किसी भी देश से क्यों ना हो, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम ह्यूमन राइट डे केवल दिखाने के लिए मनाते हैं तो फिर अलग बात है, पर अगर वो सच में मनाया जाता है तो उसको प्रूफ भी करना होगा। ठीक है, तो भारत हो, नाटो हो, सबके लिए एक बहुत ही अच्छी वीडियो थी और उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। आप लोग लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट बता सकते हैं आपको कैसी वीडियो चाहिए। हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेके आएंगे जो आपके लिए हमेशा, चाहे वो आधारभूत समझ की वीडियो हो, आम नागरिक को जागरूक करने की वीडियो हो, आपकी इंटरव्यू की वीडियो हो, आपके लिए मेंस लिखने के लिए कुछ चाहिए हो, तो सारी चीज़ें हमने इसमें कंपाइल किया और एक पूरी कोशिश करी अच्छी वीडियो लेके आए आपके सामने। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।